हेलो एवरीवन, दिस वीडियो लेक्चर इज अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857। हम सबने बचपन में एक कविता सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी थी वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, वो सन 1857 के रिवॉल्ट में ही झांसी वाली रानी का योगदान रहा था। ये रिवॉल्ट कैसे शुरू होता है? इट वॉज 10 मई 1857, 10 मई 1857 की तारीख थी। सिपाहियों की एक टुकड़ी मेरठ में विद्रोह कर देती है। उस विद्रोह में वो सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस को तोड़ देते हैं, पोस्ट ऑफिसेस को तोड़ दिया जैसे उन लोगों ने, या कोर्ट को तोड़ दिया, और इस काम में उनका सहयोग देते हैं वहां के आम नागरिक, मेरठ के आम नागरिक सिपाहियों का सहयोग देते हैं इस विद्रोह में। और सूर्यास्त सनसेट होने के समय तक ये सिपाही निकल पड़ते हैं दिल्ली की ओर। ये सिपाहियों की टुकड़ी दिल्ली की ओर निकल पड़ती है। ओके, तो 10 मई 1857 को हमने जान लिया। 11 मई को ये पहुंचते हैं दिल्ली। 11 मई 1857 अर्ली मॉर्निंग सिपाही दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में उस समय मुगल के आखिरी राजा बहादुर शाह थे। वैसे तो उनके पास मुगल का बड़ा नाम छोड़कर कुछ बचा नहीं था। वो अंग्रेजों के एक पेंशनियर बन के रह गए थे। अंग्रेजों के इशारों पे उन्हें चलना होता था। तो वो उस समय वो महीना था रमजान का। बहादुर शाह सुबह की जो फास्टिंग होती है वो स्टार्ट कर प्रेयर वगैरह ऑफर करके बाहर आए थे। तभी उन्होंने देखा सिपाहियों की टुकड़ी है बाहर। तो सिपाहियों की टुकड़ी ने इनको बोला कि आप हमारा नेतृत्व करें इस आंदोलन में। यूं तो बहादुर शाह डर रहे थे, काफी ज्यादा डरे हुए थे कि यार नेतृत्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सिपाही कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, एक डर था उनके मन में। तो कभी उन्होंने ना किया, कभी हाँ किया, बट फाइनली ही अग्रीड। वो मान गए कि चलो इस आंदोलन में मैं आप लोगों के साथ हूं। अब क्या हुआ, इन लोगों ने कोशिश की एक स्ट्रक्चरल सेटअप करने की काफी अच्छी। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ था कि अभी द फर्स्ट पार्ट हम लोग समझते हैं कि 10 मई को रिवॉल्ट का कुछ चरण स्टार्ट हुआ। इन लोगों ने तोड़फोड़ की। 11 मई को सुबह ये लाल किला पहुंचते हैं, फिर बहादुर शाह से मिलते हैं वगैरह वगैरह। और उसके बाद बहादुर शाह अग्री हो जाते हैं इस चीज के लिए। जब वो एग्री हो जाते हैं, इन लोगों ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया पूरी तरह से। बहादुर शाह को अपना एम्परर ने प्रोक्लेम कर चुके थे ये लोग। तो और सिपाहियों की टुकड़ी इतनी बड़ी थी कि जितनी अंग्रेजों की पूरी सिपाही थे वहां पे, उसमें से आधे 50% लोग विद्रोह कर चुके थे और 50% सिपाही अभी भी अंग्रेजों के साथ थे। ठीक है, अब ये 10-11 में से एक महीने के भीतर ये रिवॉल्ट भारत के कई क्षेत्रों में फैल जाता है, जैसे कि इलाहाबाद, लखनऊ, बरेली, कानपुर, अवध, जगदीशपुर, झांसी, इन जगहों में रिवॉल्ट पूरी तरह से फैल जाता है। कि इनमें क्या हुआ था, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये सिपाही जो थे ये सारे एक ही रैंक के थे। जितने सिपाही इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे ये सारे एक ही रैंक के थे। तो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी कि इनका नेतृत्व कौन करे। अब जब इन लोगों ने नोटिस इशू किया आसपास के राज्यों में, तो वहां पे जो लोकल लीडर्स थे, जैसे झांसी में झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, हम सब जानते हैं, वैसे ही हर जगह पे कोई एक रूलर या कोई एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन या कोई रिलीजियस लीडर ये उनका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं, मैं यहां लिख लेता हूं कुछ इंपॉर्टेंट। लखनऊ में कौन इनका नेतृत्व कर रहा था? बेगम हजरत महल इनका नेतृत्व कर रही थी लखनऊ में, बेगम हजरत महल। ओके, फिर बरेली में खान बहादुर साहब इनका नेतृत्व कर रहे थे। बरेली खान बहादुर। ओके, उसका बिहार में वीर कुंवर सिंह इनका नेतृत्व कर रहे थे। वीर कुंवर सिंह उस समय थे 70 साल के। 70 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह, इनका नाम बिना वीर लगाए अच्छा भी नहीं लगता, वीर कुंवर सिंह। 70 साल की उम्र में वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे उस 1857 की क्रांति में। ये उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात थी, जब लोग पूरी हर तरफ अंग्रेजों का खौफ होता था। और वीर कुंवर सिंह एक जमींदार थे जो अपनी जमींदारी खो चुके थे, और इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे करके रख दिए थे, वो भी 70 साल की उम्र में। तो और हमने कुछ छोड़ दिया। वीर कुंवर सिंह कहां पे थे? बिहार में थे। फिर झांसी की रानी कहां पे थी? ऑब्वियसली झांसी में थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई।
और लक्ष्मीबाई के बारे में इस देश का बच्चा बच्चा भी जानता है। अवध में थे नवाब वाजिद अली साहब, अवध में थे नवाब वाजिद अली साहब। अब क्या हुआ, मेनी रिलीजियस लीडर्स, जितने रिलीजियस लीडर्स थे, जितने इस्लामिक लोग थे, इस्लामिक रिलीजियस लीडर्स भी जो थे, सबने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लोग उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात को मानते हैं, है ना। तो 1857 की क्रांति भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मौलवी अब्दुल्ला शाह, जो कि लोग क्लेम करते थे कि मौलवी अब्दुल्ला शाह के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का टर्म दिया। he started preaching about jihad against Britishers in 1857, इस 1857 की क्रांति में। तो आप समझो कि क्या लोगों का क्या रिस्पांस रहा होगा, लोग बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। और उनको मतलब उनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था कि ये जो सिपाही जो सारे एक ही रैंक पे होते थे, इनको भी कोई एक लीडर चाहिए था। तो 22nd नेटिव इन्वेंट्री जो थी, इन्होंने इस इन्वेंट्री जो सिपाहियों का ये जो समूह था, इन्होंने इनको मौलवी अब्दुल्ला शाह जी को अपना लीडर घोषित कर दिया। तो इस तरह से कई सारे लोकल लीडर्स हुए। अब फिर क्या हुआ, एक और बड़ा रीजन था इस विद्रोह का। अब लोग इसके रीजन्स के बारे में जानेंगे, सिर्फ विद्रोह को समझना है। ये अभी तक हमने समझा विद्रोह कैसे हुआ और किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट करा, उनका कैसे कैसे इन लोगों ने मतलब थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। वैसे तो उस समय मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी अनएजुकेटेड थी, तो फिर भी हमने इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की थी कुछ लीडर्स के अंडर में। अब हम लोग समझेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये पब्लिक सपोर्ट था, ये इतना इजी क्यों था, प्लस लोगों के मन में विद्रोह की भावना आखिर आ क्यों रही थी। पहला तो हम सब जानते ही हैं, अंग्रेजों का एक कॉमन साधन था, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी थी। हुआ क्या था, जब ये 1600 में आए थे अंग्रेज भारत में, इनका मेन एम क्या था, ट्रेड करना था। ट्रेड कर रहे थे। ट्रेड कैसे करते थे, भारत से सामान लेते थे, भारत को पैसे देते थे, बुलियंस। भारत अमीर हो रहा है, लेकिन वहां जो ब्रिटेन में बैठी थी सरकार, उसको बर्दाश्त नहीं, ब्रिटेन का पैसा भारत में आ रहा है। जब से इनको दीवानी राइट मिली, परिस्थितियां विपरीत हो गई। अब भारत से रॉ मटेरियल तो लेते हैं, मेरा रॉ मटेरियल है, मैं भारतीय हूं, मेरे रॉ मटेरियल से मेरे कोई सामान नहीं बनाने दिया जा रहा है, और मेरा रॉ मटेरियल लेके विदेशों में बेचा जा रहा है, और वो उसकी कीमत अपनी मर्जी से हमें पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे राज तो वही कर रहे हैं, वो जो कीमत देंगे हमें वही लेनी होगी, और मैं लोकल मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकता हूँ। मुझे प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, अब वो अंग्रेज अपना प्रोडक्ट हमें बेचेंगे और अपने निर्धारित कीमत पे, वो उसके बदले हमसे धन जितना चाहे ले रहे हैं, अंधाधुंध पैसे ले रहे हैं। इन लोगों ने हमारे देश की इकोनॉमी का जो डाउनफॉल हुआ था उस समय, वो ग्राफ अगर हम देखें बिल्कुल ऐसे था, और आप देखोगे कि वो ब्रिटेन की जो इकोनॉमी बढ़ी थी बिल्कुल ऐसे। बोलो कि ब्रिटेन जो है तैयार हो रहा था हमारे पैसों पे, और हमारे पैसे ब्रिटिशर्स को तैयार कर रहे थे, इंग्लैंड की तरक्की कर रहे थे, और हम दिन ब दिन गरीब होते जा रहे थे। हम तो फिर भी सोने की चिड़िया थे, हमें लूटने वाले कौन थे, सबसे ज्यादा लूटपाट तो ब्रिटिशर्स ने ही मचाई है। दादा भाई नौरोजी की एक थ्योरी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हो गया द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। नहीं तो इसके पहले हम भारतीयों को वहीं पे जो थे भारतीय उस काल में, उनको लगता था कि अंग्रेज तो हमारी तरक्की कर रहे हैं, ये तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, हमें एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन दादा भाई जो नौरोजी साहब थे, उन्होंने एक थ्योरी दी ड्रेन ऑफ वेल्थ की। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ यही कहता है कि ये भारत से जो वेल्थ है ये लेके जा रहे थे अपने जगह पे। ओके, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी तो दादा भाई नौरोजी साहब ने दिया था। अब ये जो रिवॉल्ट हुआ था, इसका सबसे बड़ा रीजंस की हम जो बात करने वाले थे, सबसे बड़ा रीजंस था कि र्यूमर्स थे कुछ, और कुछ भविष्यवाणियां थी। जी हाँ, कुछ र्यूमर्स और कुछ भविष्यवाणियां थी जो इस रिवॉल्ट को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना दिया, और कॉमन लोगों का इसको सपोर्ट मिला। एक तो पहला रीजन हमने बात कर लिया, भाई ड्रेन ऑफ वेल्थ है, गरीबों का शोषण हो रहा है, लोग गरीब होते जा रहे दिन ब दिन, यहाँ इनके खाने पीने की अकाली पड़ चुकी है, तंगी हो गई है, ठीक है। तो अब जो ये र्यूमर फैल रहे थे, ये क्या थे र्यूमर्स, इनफील्ड राइफल में चर्बी होने की एक र्यूमर थी। इस र्यूमर के पीछे एक छोटी सी कहानी भी है कि कोई
जो उस समय नीची जात मानी जाती थी, उस कोई बंदा वहां का पानी किसी ऐसे जो ऊंची जात खुद को समझते थे, किसी ब्राह्मण से या किसी भी ऊंची जात जो मानते थे खुद को, उनसे वो पानी मांगता है और वो पानी देने से इनकार कर देते हैं, तो वो बोलता है कि आपका तो धर्म भ्रष्ट हो चुका है, आप तो वैसे भी उस कारतूस को दांत में लगाते हो जिसमें गाय और सुअर के चमड़ी या चर्बी मिली हुई है ना। तो उसके बाद वो ये अफवाह फैल जाती है ना। तो जब ये अफवाह फैल जाती है तो सिपाही, अंग्रेजों ने भी इस अफवाह को दबाने की, मतलब ऊपर तो कहने को कोशिश की, पर कोई ठोस कदम नहीं रहा इस अफवाह को दबाने का। उन्होंने इसको बहुत लाइटली लिया, उन्हें शायद इस बात का आइडिया नहीं था कि धर्म हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे बड़ा कारण तो धर्म ही आता है, रिलीजन, रिलीजियस ह्यूमर्स। अब ये रिलीजियस ह्यूमर्स कहने से मेरा ये मतलब नहीं था कि कोई बोलते हैं आप भगवान हमें मना कर रहे हैं, वो तो ठीक है, वो तो रिलीजियस लीडर्स ने वो प्रेचिंग्स दी थी, अलग बात है। बट एक ह्यूमर्स था जो उनके धर्म तोड़ने के प्रति होता था ना, कि आप समझो मेरे जो इनफील्ड राइफल्स आ रहे हैं उसके कारतूस में चर्बी मिली हुई है गाय और सुअर की, पिग की। तो आज के टाइम में कोई मुझे नहीं लगता ऐसे चाहेगा, भारत में मेजोरिटी के लोग नहीं चाहेंगे उस कारतूस को यूज करना। फिर ऐसी भी अफवाहें थी कि ये लोग जो आटे में, जो आटा सिपाहियों को देते थे अंग्रेज, उस आटे में हड्डी मिलाते हैं काउ एंड पिग की। ओके, और क्या था, इन्होंने विलियम बेंटिक साहब, एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप लोग याद रखेंगे, विलियम बेंटिक साहब जो थे, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा बंद करवाया था। और विलियम बेंटिक ने, ये गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक ने और क्या किया था, विलियम बेंटिक ने 2 काम किए थे जिनके चलते ये विलन बन गए थे। विलियम बेंटिक ने, वैसे उस टाइम के लिए ये काम गलत था, लोगों को लगा था ये गलत है, पर एक्चुअल में ये काम इन्होंने कुछ हद तक सही भी कराया था। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा एबॉलिश करा था, सती प्रथा बंद करवा दिया था। और दूसरा इन्होंने कराया था एजुकेशन सिस्टम, ब्रिटिशर्स को लाया था, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम इन लोगों ने इंडिया में लाई थी, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करा था इन्होंने, चेंज इन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, किसने करा था, विलियम बेंटिक ने। ये सती प्रथा इन्होंने बंद कराई थी 1829 में, 1829। आप समझो 1857 है, 1829 में सती प्रथा बंद करा दी। लोगों के मन में कितनी आग लग रही थी उस समय, क्योंकि ये तो उनके हिसाब से बहुत बड़ा धार्मिक चीज था, बहुत गलत प्रैक्टिस थी ये, पर लोगों को ऐसा लगता था, नहीं पता किस तरह के अंधविश्वास था उन लोगों के बीच में, पर चलो ठीक है। फिर वीडो रीमैरिज, अब सती प्रथा हो नहीं रही है, वीडो है तो वीडो का रीमैरिज पे ये लोग जोर देते थे अंग्रेज। अब देखो ये लोग जो हमारे लोग थे उस समय, हर चीज को धर्म से जोड़ के देखते थे। इनको लगता है यार वीडो रीमैरिज हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, हमारे धर्म का ये कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात, जो आर्मी में भी क्रिश्चियन मिशनरीज को ये हेल्प करते थे काफी ज्यादा, ये थोड़े बायस्ड थे उस चीज को लेके। ऑब्वियसली वो होंगे भी, वो अंग्रेज थे, वो तो क्रिश्चियन मिशनरीज को लेके थोड़े बायस्ड थे, और हम भारतीय इसको टॉलरेट नहीं कर सकते थे। कोई हमारे सामने खड़े होकर हमारे धर्म की बुराई करे और हम सुन ले, पर ये ऐसा होता था। तो क्रिश्चियन मिशनरीज का आना, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरीज जो आ रहे थे प्रीचिंग करने अपने रिलीजन की, ठीक है। अब एडॉप्शन को, राजा है उनका आप लोग इसका मेरे को नाम बताना जरूर कमेंट में। ये एडॉप्शन को जो अंग्रेजों ने बंद कर दिया था, मान्यता देने से बंद कर दी थी कि आपका गोद लिए हुए बच्चे को हम नहीं मानते और आपकी संपत्ति उसको नहीं मिलेगी, आपका राज उसको नहीं मिलेगा। झांसी की रानी के साथ भी यही हुआ था, उनका दत्तक पुत्र जो था उसको इन लोगों ने राजा मानने से इनकार कर दिया था। तो एक ये सबसे बड़ा कारण था। और फिर क्या कारण था, ये कई तो खुद ही सब्सिडरी अलायंस इनका एक था, उस पर मान जाते थे, मैं बात करूंगा उस बारे में आगे। कई नहीं मानते थे, जबरदस्ती उनसे सब्सिडरी अलायंस उनसे राजी करवा लेते थे उनको। फिर और क्या करते थे ये अंग्रेज, सिपाहियों को बोलते थे आप समुद्र पार करो। जब वॉर हुई कहीं बाहर के क्षेत्र में, जब तो ये समुद्र पार करने की बात करते थे। अब समुद्र पार करना भाई सिपाहियों के लिए समझो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनके हिसाब से धर्म भ्रष्ट हो जाता था समुद्र पार करने से। उस समय ऐसी मान्यताएं थी, शायद आज भी कहीं हो। तो मेरी तो ये जो चीजें हैं ये उस मन में विद्रोह पैदा कर रही थी लोगों के, ठीक है। उसी टाइम अब हम लोग अवध के रिवॉल्ट को थोड़ा डीपली जानेंगे। अवध का रिवॉल्ट क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है और सबसे लंबा जो
विद्रोह चला था वो अवध में भी चला था। अवध उन जगहों में से है जहाँ काफी बड़ा विद्रोह हुआ था। वहां के लोग बहुत ज्यादा नाराज थे अंग्रेजों से। तो आइए हम अवध के विद्रोह को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अवध में क्या हुआ था? अवध को हासिल कर लिया था अंग्रेजों ने सन 1856 में। 1856 में अवध को अंग्रेजों ने हासिल कर लिया था। ये रिवॉल्ट हुआ 1857 में और अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया था? 56 में। और ये इनका स्टेप वाइज प्रोसेस है। सब्सिडियरी अलायंस, जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी, व्हाट इज दिस सब्सिडियरी अलायंस? सब्सिडियरी अलायंस, ओके। ये जो सब्सिडियरी अलायंस है, अब समझो, सब्सिडी होता है ना, ये क्या करेंगे ना कि अंग्रेज बोलते थे आप अपनी राजा को, आप अपनी सेना डिसॉल्व कर दो, यू डोंट नीड एनी आर्मी, हम आपको आर्मी प्रोवाइड करेंगे, बदले में आप हमें कुछ पैसे पे करो और जो हमारी आर्मी आपके राज्य में है उसके रहने खाने का प्रबंध कर दो। दिस वाज सब्सिडियरी अलायंस। तो कुछ मान जाते थे, कुछ नहीं मानते थे। इसके नुकसान क्या था? भैया आर्मी तो असली पावर है ना। अब आर्मी है ही नहीं हमारे राजाओं के पास। नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करने के लिए उन्हें अंग्रेजों की जरूरत पड़ती थी, है ना। कोई चोरी हो गई, कोई डकैती हो गई, उसके लिए भी इनको अंग्रेजों की आर्मी चाहिए। अब अंग्रेज अपनी मनमर्जी का चलाएंगे, प्लस उस आर्मी का एक मतलब रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे अपना एक आदमी अंग्रेज उसके राज्य में बिठाते थे और धीरे धीरे करके राज्य को हड़प लेते थे। यही हुआ यहाँ पे अवध में। अवध में क्या करा अंग्रेजों ने? स्टेप 1 सब्सिडियरी अलायंस लाया। स्टेप 2 नवाब जो थे वो इतने डिपेंडेंट हो गए अंग्रेजों में कि नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर भी हैंडल करना हो तो अंग्रेजों के सिपाहियों को बोलो कि आप करो, आप प्लीज उसको पकड़ के लाओ, ये करो वो करो। तो राजा रह ही नहीं गया बिना सिपाही के। राजा सिर्फ प्रजा से राजा नहीं होता, राजा सिपाही और प्रजा के साथ राजा बन सकता है। यहाँ प्रजा तो थी पर सिपाही ही नहीं थे, लेकिन प्रजा के मन में राजा के लिए प्यार बहुत था। पर फाइनली इन्होंने क्या करा? यहाँ पे थे नवाब वाजिद अली साहब। नवाब वाजिद अली थे हमारे अवध में। फाइनली अंग्रेज ने क्या बोला? आपसे एडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। अंग्रेज बोलते हैं वाजिद अली जी आपसे एडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, आप छोड़ दो गद्दी। मतलब बोला, और वो रिक्वेस्ट नहीं थी, इनको हटा दिया इन लोगों ने गद्दी पे से। अब जब गद्दी पे से हटा दिया अंग्रेजों ने वाजिद अली जी को, तो लोगों में कितनी मतलब राजा को लेकर उनके मन में एक आस्था होती थी। राजा को कई लोग भगवान का दर्जा भी देते थे। अचानक से इनका नेतृत्व करने वाले इनके लीडर को हटा दिया जाता है गद्दी से। प्लस सबसे बड़ी बात, वाजिद अली साहब स्कॉलर्स की बहुत इज्जत करते थे। पोएट्स, पेंटर्स, आर्टिशियंस इनकी बहुत इज्जत करते थे। उनको पैट्रोनेज मिलता था सरकार से। अब समझो, सिर्फ इनको हटाने के चलते पब्लिक में एक तो पहला रोष का कारण क्या था? उनका प्यारा लीडर हटा दिया गया। दूसरा रोष का कारण क्या था? जितने मर्चेंट्स, आर्टिस्ट, पोएट्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स थे जिनको पैट्रोनेज मिलता था, ये सब अचानक से बेरोजगार हो गए। अब समझो, ये पहले काफी इज्जतदार लोग होते थे, अब इज्जत भी है मन में, अपने लिए बहुत ज्यादा इज्जत है, गुरूर है कि हाँ हम तो बहुत बड़े पोएट हैं, ये है, नाम था इनका, काफी चलता था इनका नाम। प्लस अब ये भीख मांग नहीं सकते, ये कोई छोटा काम करने को तैयार नहीं थे, और इनका सोर्स ऑफ इनकम भी खत्म हो गया है। अपनी ईगो इनकी आहत हो गई। ईगो नहीं, आप सेल्फ रेस्पेक्ट बोले, इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट आहत हो गई। ये बैठे हुए हैं, ये कुछ काम नहीं कर सकते हैं और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ये गरीबी में जा रहे हैं पर ये अपनी गरीबी दिखा भी नहीं सकते हैं। ये बहुत बुरी परिस्थिति थी इनके लिए, और इनके मन में विद्रोह की जो भावना थी, उस भावना का बदला लेने का मौका इनको कब मिला? इस 1857 की क्रांति में। और इन्होंने तालुकदारी सिस्टम भी खत्म कर दी, फोर्स भी तोड़ दिए, इस तरह की चीजें होती रहती थी। और कुछ रीजन जो हमने पहले डिस्कस किए थे, तो अब हम लोग रिवॉल्ट आर्मी में क्यों हुआ उसमें डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें ओवरलैप भी करेंगे उन रीजन्स में से। जो दो रीजन्स तो मैंने आपको बताए थे, तो र्यूमर्स थे, है ना। क्या क्या र्यूमर्स थे? इनफील्ड राइफल्स और आटे में काउ एंड पिग की हड्डी के पाउडर मिलाने के र्यूमर्स थे। और क्या थी प्रॉब्लम? ये सिपाहियों को बाहर भेजते थे। क्या होता था 1820 ड्यूरिंग 1820 अंग्रेज जो है उतना भेदभाव नहीं समझते थे छोटे सिपाहियों से। ये उनके साथ खेलते वेलते भी थे, ऑफिसर्स होते थे, सिपाहियों के साथ खेलते भी थे जो भारत के लोग होते थे।
लेकिन धीरे 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 जो कंपनी की पॉलिसी थी, ये भी समझ गए कि ये सिपाही लोग, ये मतलब इनके मन में एक गुरूर सा आ गया, इन सिपाहियों के साथ हम नहीं उठेंगे बैठेंगे, ये तो बहुत छोटे लोग हैं, और देखो ये तो काले भी हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया, इनकी बिहेवियर में सडन चेंज आया। और क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरीज, बता चुका हूं मैं भाई, ये तो हमारा धर्म खत्म करना चाहते हैं, प्लस धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, हमें समुद्र पार करवाना चाहते हैं, है ना। और क्या चाहते हैं, ये धर्म भ्रष्ट भी करा रहे हैं ना, कैसे मिला रहे हैं हमारे आटे में गाय और उसका पिग का वो पाउडर हड्डियों का, है ना, ये सारी चीजें हो रही है। अब क्या होता था ना कि कास्ट सिस्टम तो उस समय चरम सीमा पे था भाई, लोगों के मन में यह था, हम तो ऊंची कास्ट के हैं, वो छोटी कास्ट का इंसान है, लोगों के मन में इस तरह की बातें बहुत थी। तो उस चीज ने और इनके मन में भेदभाव उत्पन्न किया। क्या रीजन था कि ये रेजिमेंट में पहले तो इन लोगों ने ठीक है उस चीज को माना कि ठीक है, जो बड़े कास्ट वाले जो मानते हैं खुद को वो एक जगह रहे, जो छोटे कास्ट वाले खुद को समझते हैं जिनको लोग, वो अलग रहे। लेकिन अब जब इनकी आर्मी बढ़ने लगी तो वो इनके लिए पॉसिबल भी नहीं था मेंटेन करना, सबको एक साथ रखते थे। अब बड़े कास्ट छोटे कास्ट वाले के साथ बैठेगा यहाँ पे, आज तक तो बैठा नहीं, इनके मन में आग लगती थी। अब मतलब कैसे वो बैठ जाएंगे, उनकी मेंटेलिटी समझो आप, ये मतलब गलत है, लेकिन उनकी मेंटेलिटी क्या थी कि हम साथ क्यों बैठे। दो ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर हम लोग उस समय रिफॉर्म्स नहीं आए थे सोसाइटी में इतने कि लोग इतने समझदार हो सके। खैर, ये असमझदारी भी एक बहुत बड़ा कारण था इस रिवॉल्ट की, और ये थोड़ा सा पॉजिटिव टर्न था इस चीज का उस सब वक्त के लिए, लेकिन नेगेटिव ज्यादा थे। एनीवेज, हम लोग कास्ट सिस्टम का नहीं, हम लोग रिवॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या 1824 में, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, 1824 में बर्मा पे जब इनको जाने का आदेश मिला तो वही समुद्र पार वाली सिस्टम, धर्म भ्रष्ट, है ना। अफगान वार में इन लोगों को बोला गया आपको जो मिलता है वो खाओ, किसी तरह सरवाइव करो। अब भाई ये वेजिटेरियन लोग, जो मिलता है वो खाओ, तो यहाँ भी धर्म भ्रष्ट। और उसका जब ये वापस आया ना तो सोसाइटी इनको एक्सेप्ट करने को तैयार थी। सोसाइटी समझ गई कि ये जो अपनी धर्म भ्रष्ट करा गया है, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा सोसाइटी में। अब लोगों के लिए पहले तो देखो, अंग्रेजों की सेना में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नौकर होने में सम्मान की बात समझी जाती थी इनिशियली। क्यों भाई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है भाई, बड़ा काम कर रहा है, सरकारी नौकर है। लेकिन जब बात धर्म पे आई ना तो वो सम्मान इनको सोसाइटी में स्थान दिलाने का भी काम नहीं कर सका। सोसाइटी में अपना स्थान भी खो चुके थे। अब आप समझो, आपके भाई बहन, आपके दादा चाचा, अड़ोस पड़ोस के दोस्त यार आपके साथ बात नहीं करना चाहते हैं, कोई आपको अपने साथ बिठाना नहीं चाहता है, ये नॉनवेज खा के आया है, ये छोटी जात वालों के साथ रहता है, ऐसी मतलब अफवाहें होती थी उस समय में, बातें होती थी। तो बिरादरी से निकाल दिया जाता, जो नहीं होता था एक कास्ट फ्रेटर्निटी, बिरादरी से इनको निकाल दिया जाता था। फिर क्या हुआ कि सिपाही जो थे वो पीजेंट्स की फैमिली से बिलोंग करते थे जनरली। सब पहले तो मतलब सारे खेती ही करते थे, उन्हीं का कोई एक लड़का सिपाही बन गया, है ना। तो ये समझते थे पीजेंट्स की दुख तकलीफ को, इनके जमीन हड़पे जा रहे हैं, टैक्स बढ़ाया जा रहा है, इनका शोषण हो रहा है। खुन्नस तो इनके मन में काफी है पहले से ही कि अब तुम मेरे घर परिवार में जुल्म कर रहे हो। कोई पीजेंट्स अलग और सिपाही अलग तो नहीं थे, एक ही परिवार के लोग थे, वो तो जानते हैं तकलीफ को। पिटीशंस डालते रहते थे सिपाही जो है गांव वालों पे होने वाले अत्याचार के लिए पिटीशंस डालते रहते थे, क्योंकि वो खुद भी एक गांव वाले थे। अब इनका जो मैनेजमेंट था, मैंने बताया कि इन्होंने एक स्ट्रक्चरल मैनेजमेंट मतलब स्ट्रक्चरल पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, काफी मेरे स्ट्रक्चर। तो आइए उस पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हैं। इन लोगों ने क्या किया था, जब दिल्ली पे कब्जा कर लिया, है ना, 11 मई की सुबह दिल्ली पहुंचे ये, फिर इन लोगों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। इन लोगों ने क्या करा कि कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, स्टैब्लिश करा, जिसमें 10 मेंबर होते थे। 6 होते थे सिपाही की तरफ से और 4 होते थे कौन, 4 होते थे सिविलियंस। अब वहां जो भी डिसीजन लिया जाता था ना, वो डिसीजन लेता था कौन, डेमोक्रेसी टाइप के सिस्टम इन लोगों ने स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। वो डिसीजन वोट के तहत होता था, मेजोरिटी देखी जाती थी, ठीक है। तो डिसीजन उस आधार पे लिया जाता था। अब इन लोगों ने क्या किया था कि किंग है, किंग को सबसे ज्यादा हम पावरफुल मानेंगे, किंग को बहुत इज्जत देंगे, बट मानेंगे पावरफुल, इज्जत देंगे, जितने ऑर्डर इशू होंगे वो किंग के नाम पे होंगे, बट द मेन पावर
बट द मेन पावर जो था इसका काउंसिल ऑफ सोल्जर्स थे ना वहां पे, उनके पास रहेगा। ठीक है, तो इसमें वही मैंने लिखा। ये मेरी एक स्लाइड्स भी है, मैं नीचे कोशिश करूंगा अपलोड करने की इसके साथ में। आप लोग डाउनलोड कर लोगे तो स्लाइड वाइज आप बहुत इजीली 1857 को पढ़ सकते हो। और जो मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ उसमें से हर चीज मैंने उस स्लाइड से मेंशन की। 10 से 11 पन्नों की स्लाइड है, आराम से आप कवर कर सकते हो 1857 को, उसे पढ़ के समझ सकते हो। तो रिबेलियंस बेसिकली ट्राई टू एस्टैब्लिश सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल अथॉरिटी इन द प्लेस वेयर ब्रिटिश रूल हैड कोलैप्स्ड। जो मैंने आपको बोला ब्रिटिश रूल जहां खत्म हो गए थे वहां पे इस तरह की स्ट्रक्चरल अथॉरिटी सेटअप करने की कोशिश की थी सिविलियंस, वो रिबेलियंस है। ठीक है, और ये रिबेलियंस थे कौन? सिपाही और आम लोग, सिविलियंस का एक समूह थे, है ना। अब इनके बारे में जो जानकारी मिलती है ना, वो जानकारी ज्यादा इनके कुछ नोट्स होते हैं इधर उधर, उनसे मिल जाती है। ये बेसिकली अनएजुकेटेड थे उस समय। ज्यादा हम लोग बस जो साधन है इसको समझने के लिए वो है अंग्रेजों के द्वारा लिखी हुई चीजें। और अंग्रेज कैसे लिखेंगे? अपने फेवर में लिखेंगे ना भाई। अंग्रेज को खुद का किया जुर्म नहीं दिखेगा। अंग्रेजी न्यूज़पेपर वालों को खुद का जुर्म नहीं दिखा कि इतने साल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है। लेकिन आज जब विद्रोह हो गया ना तो उनको फिर वो आग लगे। उन्होंने वहां पे क्या लिखा है, वो वहां के इनफैक्ट जो आर्टिस्ट होते थे, आर्टिस्ट तो ऐसे न्यूट्रल होना चाहिए काफी, पर होते नहीं है कई बार। और आपको पता है औरत और बच्चों को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है सहानुभूति के लिए। जहां आपको लगे ना आप गलत है और सामने वाला विद्रोह कर दे, अपने औरत और बच्चों को सामने लाओ और सहानुभूति लो। ये ट्रेंड अंग्रेजों ने चलाया उस समय इस ट्रेंड का सहारा लिया, इस चीज का सहारा लिया अंग्रेजों ने। इनकी जो ड्राइंग्स थी एनसीईआरटी की बुक में आप देखोगे, गूगल पे सर्च करोगे, मैं वो नाम नीचे मेंशन कर दूंगा, तो उसमें क्या था कि औरत ऐसे दुबक के बैठी हुई है कहीं, बच्चे डर रहे हैं, विद्रोह हो गया 1857 का। ये ब्रिटिश पेंटर्स ऐसा ड्राइंग करते थे, डिपिक्ट करते थे कि हम लोग बहुत बुरे लोग हैं, हम लोग बेवजह हम पे अत्याचार कर रहे हैं। और वहां की जो कॉमन नागरिक है, कॉमन लोग थे ब्रिटेन के, वो इसको देख के असंतोष की भावना, कितने बर्बर और जाहिल लोग हैं, वो हमारे बारे में ऐसा सोचते थे और वो चाहते थे इनको सबक सिखाया जाए। और जब अंग्रेजों ने दमन स्टार्ट किया, इस रिवॉल्ट को दबाने लगे क्रूरता के साथ, क्रूरता, बहुत ही क्रूरता के साथ उन लोगों ने जब इस रिवॉल्ट को दबाया। एक आम अंग्रेज के पास भी इतनी अथॉरिटी थी कि वो किसी देश, हमारे देश के एक आम नागरिक को पकड़ के उस पर मुकदमा चला दे। हमारे पास तो वो अधिकार नहीं थे, लेकिन अंग्रेज के एक आम ब्रिटिशर्स को वो थी। तो जुल्म की जो लिमिट होती है ना, उसमें लोगों ने क्रॉस कर दी इस आंदोलन को दबाने के लिए। तो एनीवेज इस तरह से इन्होंने पोर्ट्रे किया। एक और एक बहुत अजीब सी चित्र मुझे तो अजीब लगी, वो अंग्रेजों ने बनाई थी कि एक औरत है, वो तलवार हाथ में लेके लड़ रही है लोगों से, जो भारत के, उनके हिसाब से भारत के सभ्य लोग उनसे लड़ रही है, बहुत वीरता का काम कर रही है। बट वी ऑल नो द ट्रुथ, खुद को जस्टिफाई। अंग्रेज तो ये भी नहीं मानते, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को झूठा बोलते हैं। वो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, होम चार्ज, हम लोग आपका डेवलपमेंट कर रहे थे, होम चार्ज। अंग्रेज को ये बोलते शर्म भी नहीं आई कभी कि वो हमारा डेवलपमेंट कर रहे थे, तो जितने पैसे लेके उन्होंने डेवलप किया उतने पैसे में 4 इंग्लैंड हम बना देते हैं। जितना पैसा वहां से चुराया ना उतने तो 4 इंग्लैंड खड़ा हो जाए। वो मतलब एक खुद की बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की हुई है अंग्रेजों के द्वारा। हम लोग को पढ़ना है नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से 1857 को, ठीक है। पर हम सब कुछ ऐसा नहीं कि हम किसी भी चीज को नजरअंदाज करेंगे। तो ये अंग्रेजों की पेंटिंग थी, पर हमारे तरफ की भी पेंटिंग है। आप लोगों ने कभी झांसी की रानी की तस्वीर जरूर देखी होगी, हाथ में तलवार है, पीठ पे एक बच्चा युद्ध कर रही है। हमारे यहाँ ऐसे वीर क्रांतिकारी हुए उस समय पे। अब हम जो बात कर रहे हैं, इस 1857 की क्रांति का सबसे दर्दनाक फेज था। दर्दनाक इसलिए क्योंकि इसको सप्रेस कर दिया गया बुरी तरह से। 1857 की क्रांति को बुरी तरह से सप्रेस कर दिया गया, और गैर तो गैर हमारे खुद के लोगों ने इसमें ऐसे ऐसे कुछ काम ही किए जिसके चलते कि मतलब ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल हो सकता था। ये अंग्रेजों की रीढ़ की हड्डी तोड़ चुका था रिवॉल्ट, बट सक्सेस हमें क्यों नहीं मिला, इसके पीछे भी कुछ कारण थे। तो हम लोग देखते हैं सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट। व्हाट आर द रीजंस फॉर सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड हाउ द 1857 रिवॉल्ट वाज सप्रेस्ड बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पॉलिटिकल कैपिटल अपना क्या था, जहां पे हमारे बहादुर शाह जी थे,
दिल्ली, दो तरफ से आक्रमण किया इन लोगों ने दिल्ली को, है ना। कलकत्ता की तरफ से, पंजाब की तरफ से इन लोगों ने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह हुमायूं टॉम में, हुमायूं के मकबरे में जाके छुप गए, जो हमारे राजा थे, वहां से उनको पकड़ के काला पानी की सजा हो गई। वैसे वो भी, अब देखो सबसे बड़ी बात, हमारा रिवॉल्ट फेल नहीं होता। जैसे बहादुर शाह भी थे, वो भी कभी इधर कभी उधर, एक जगह फिक्स नहीं थे ना कि मैं इनके साथ हूं, मैं सिपाहियों के साथ हूं। लोगों को सिपाहियों में का साथ देने में उनका बेनिफिट था, पर मन में डर था कि अगर ये हार गए तो अंग्रेज हमें छोड़ेंगे नहीं, तो वो डर इनमें भी था। तो आप में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने लोगों पे आप कॉन्फिडेंट नहीं है, साथ में जीने मरने वाली जो बात होती है ना, वो सिर्फ सिपाहियों में सबसे ज्यादा थी और कुछ लीडर्स में थी, जैसे झांसी की रानी हुई, वीर कुंवर सिंह हुए, तात्या टोपे हुए, इन लोगों में थी वो भावनाएं। तो हम लोग देखेंगे, इसमें लिखता हूं कि ऑल्दो द रेबल्स रिसीव्ड द सिंपैथी ऑफ पीपल बट द कंट्री एज अ होल वाज नॉट बिहाइंड देम। एग्जैक्टली, द कंट्री एज अ होल वाज नॉट बिहाइंड देम। क्यों नहीं थे? द मर्चेंट्स लोग जो थे, इंटेलिजेंसिया एंड मेनी इंडियन रूलर्स, ये जो तीन कैटेगरी थी, मर्चेंट्स, इंटेलिजेंसिया जो खुद को बहुत आपको पता ही है, एंड मेनी इंडियन रूलर्स जो थे, उन लोगों ने खुद को ऐसा नहीं कि सिर्फ इस विद्रोह से दूर रखा, आप विद्रोह से खुद को दूर रखो ना, बहुत अच्छा भाई हम लड़ लेंगे। उन लोगों ने और जाके अंग्रेजों की सहायता भी की, इन लोगों ने अंग्रेजों की सहायता भी की। अब देखो, मैंने बताया कि इस रिवॉल्ट में आधे सिपाही जो अंग्रेज के थे वो हमारी तरफ से लड़ रहे थे, बाकी के आधे ना लड़ते तो ठीक था, वो हमारे ही खिलाफ लड़ गए, वो अपने लोगों भारत के खिलाफ लड़ गए, वो सिपाही अंग्रेजों की तरफ से। अब कुछ जो ऑनरेबल लोग हैं जिनको हम लोग आज भी याद रखते हैं, झांसी की रानी है, कुंवर सिंह है, मौलवी अहमदुल्ला है, इन लोगों को छोड़ के बाकी जो रूलर्स थे वो अपने सिपाहियों को ज्यादा इज्जत नहीं देते थे। वो मतलब समझते थे कि ये सिपाही हैं, ये क्या लड़ेंगे करेंगे। और उन देखो सबसे बड़ी बात थी कि सबका अपना पॉलिटिकल रीजन था, अलग अलग रीजन्स थे, ठीक है। Many of the leaders actually failed to understand the significance of this revolt. इस लाइन को आप ध्यान देना, Many of the leaders actually failed to understand the significance of this revolt. ये रिवॉल्ट भारत के इतिहास में कितना बड़ा रिवॉल्ट होने जा रहा है, वो इसके सिग्निफिकेंस को नहीं समझ पाए, नहीं तो ये रिवॉल्ट सक्सेसफुल हो सकता था। और हम सक्सेस के बहुत करीब थे, अंग्रेजों की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, जैसा मैंने पहले भी कहा। और मैंने लिखा है, ये लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, बिपिन चंद्रा की एक बुक है जिसमें इस लाइन में मेरे को जस्टिस किया है, उस सिचुएशन को अच्छी तरह से बता दिया कि अपार्ट फ्रॉम कॉमनली शेयर्ड हेट्रेड फॉर कंपनी के लिए लोगों के मन में जो एक विद्रोह की भावना थी, नफरत थी, हेट्रेड, अपार्ट फ्रॉम कॉमनली शेयर्ड हेट्रेड फॉर कंपनी, द रेबेल्स हैड नो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और डेफिनेट विजन ऑफ द फ्यूचर। उसको छोड़ के, नफरत है अंग्रेजों के खिलाफ, उसको छोड़ के मेरे पास और कोई रीजन नहीं है विद्रोह में पार्टिसिपेट करने का, मेरा कोई गोल नहीं है, मेरा कोई पॉलिटिकल एम नहीं है, मेरे पास कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। हम बिना लक्ष्य के चले जा रहे थे, लड़े जा रहे थे बिना लक्ष्य के, है ना। They were all the prisoners of their own past. वो सारे अपने पास्ट के प्रिजनर्स थे, प्रिजनर्स अपने पास्ट का गुलाम थे, मतलब उनके साथ जो अब तक बीत रहा था, जुल्म हो रहा था, उसमें वो अंदर से बेचैन थे और वो नफरत की भावना बढ़ी हुई थी। उन लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया और उनको लगा कि अब वो लड़ क्यों रहे थे, बस अपने दे वर फाइटिंग प्राइमरीली टू रीगेन देयर लॉस्ट प्रिविलेज, बस उसको हासिल करने के लिए। लेकिन अभी भी समझो ना, आप एक आर्टिशियन लड़ता है कि मेरे को दरबार में जो पैसा मिलता है मेरे को वो चाहिए, किसी उस आर्टिस्ट को देश की आजादी से कोई मतलब नहीं था, उसको चाहिए था ये अंग्रेज जाए बस यार, मेरे को अवध आजाद चाहिए क्योंकि मेरे को मेरा पैट्रोनेज मिलता रहे, मेरा मान सम्मान हो सोसाइटी में। एक किसान इसलिए लड़ रहा था उस समय क्योंकि किसान को देश की आजादी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, अवेयरनेस इनको नहीं थी, एक्चुअली आइडियोलॉजी नहीं थी कोई ना, आजादी का कॉन्सेप्ट नहीं था। स्वराज का कॉन्सेप्ट तो महर्षि दयानंद ने दिया, SWARAJ स्वराज, और स्वराज्य का कॉन्सेप्ट बाल गंगाधर तिलक ने। तो खैर जो स्वराज था वो कॉन्सेप्ट कितने बाद में आया, इन्होंने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था स्वराज वर्ड बुक पॉइंट किया था इन्होंने। तो ये जो आइडियोलॉजी की बात है, हम लोग आज जब छोटे होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक आइडियोलॉजी डाली जाती है,
हमें कैसे सोचना है, आज़ादी क्या है। हम लोग आज़ादी बस पढ़ते हैं, समझते हैं, हम लोगों ने कभी गुलामी देखी नहीं। और जो गुलामी देखे थे उनको ये नहीं पता था कि आज़ादी क्या है। हम लोगों को एक्चुअली सिर्फ ऊपर ऊपर से पता है गुलामी क्या है। और जो सिपाहियों ने इनके मन में सपना सजाया था, वो सपना सजाया था कि पुराने टाइम जैसे हम रहते थे, मुगल साम्राज्य जो था, जिसमें मुगल साम्राज्य में भी बहुत तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होता, जो एक अच्छा आदर्श एडमिनिस्ट्रेशन माना गया था। इन लोगों ने वो एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश करने के बारे में बात की थी कि हम लोगों को मौका देंगे अपना काम करने का, वो आएंगे आगे। ठीक है, तो ये चीज थी। 17 जून 1857 में युद्ध शुरू हुआ। 17 जून 1858 क्या हुआ था इस दिन? गैस या गूगल कर लो आपकी तारीख जल्दी से, जब तक मैं इसको रब कर रहा हूं, आपकी गूगल करके देखो तारीख। इट वॉज 17 जून 1858। रानी ऑफ झांसी, हमारे देश की एक स्वतंत्रता सेनानी झांसी की रानी उस दिन शहीद हो गई। किससे युद्ध कर रही थी वो उस समय? आप लोग कमेंट सेक्शन में गूगल करके मेरे को बताना, झांसी की रानी किससे युद्ध करते हुए शहीद हो गई थी। और उन्होंने इनके बारे में क्या दिया था? उन्होंने बहुत हाई रेस्पेक्ट दिया था, बहुत ऐसा कुछ बोला था कि उसे साबित हो रहा था ये कि झांसी की रानी इस पूरे आंदोलन की एक बहुत बड़ी योद्धा थी। उनके दुश्मन ने भी उनके सम्मान में कुछ ऐसा बोला था। तो अभी कमेंट में लिखना, ठीक है। नाना साहब जो कि गिव अप करने से मना कर चुके थे, वो लास्ट में नेपाल निकल गए, है ना। ब्रिटिशर्स कोशिश करते रहे कुंवर सिंह को हराने की, कैद करने की, लेकिन कुंवर सिंह 70 साल के थे, अब 71 हो गए 1858 में। भागते रहे, ये लोग उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। एंड लास्टली वो उनका हाथ कट गया था, कुछ घाव था शायद, जिस भी कारण से कुंवर सिंह की डेथ हो गई, लेकिन अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाए थे एक्चुअली। तात्या टोपे जो कि गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत एक्सपर्ट होते थे, उन्होंने 1859 तक अंग्रेजों के दांत खट्टे करके रखे। 1857 से 1859 2 साल तक तात्या टोपे ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। लेकिन फिर वही बात, क्या हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारे देश के एक जमींदार ने अंग्रेजों से इनके बारे में वो कर दी, शिकायत कर दी, बता दिया, इनकी जानकारी दे दी, और उसके चलते, इस बिट्रेयल के चलते इनको पकड़ के मौत की सजा दे दी गई। और इस तरह से भारत का एक ऐतिहासिक 1857 की क्रांति को कुचल दिया गया, जिसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा था। और सबसे बड़ा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या था? पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी अब तक। यह जो पॉलिटी का पार्ट है, इंडियन पॉलिटी आप पढ़ोगे, उसका पार्ट है। पावर अब तक थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, लेकिन 1857 के रिवॉल्ट के बाद में वो पावर आ गई ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ओके, खैर ये पॉलिटी का पार्ट है, ये इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस था। लेकिन हम लोग के लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, जुल्म वो भी उन पे भी हो रहा था, जुल्म यहाँ भी होता। हम लोग को एक लॉलीपॉप दिया गया था, और एक्चुअली ऐसा होता आया है। हम लोग जब भी कुछ डिमांड किया ना, हमें थोड़ा सा लॉलीपॉप देकर शांत करा दिया जाता था। एंड महात्मा गांधी वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि उस लॉलीपॉप से कभी चुप नहीं बैठते थे। उनको थोड़ा सा जैसे बहलाने फुसलाने के लिए कुछ दे दिया तो ठीक है। सपोज महात्मा गांधी ने बोला कि हमें मेरे को 100 बीघा जमीन चाहिए। सपोज मैंने बोला मुझे 100 बीघा जमीन चाहिए, हमारे महात्मा गांधी उसमें कैसे थे, अंग्रेज ने उन्हें बहलाने फुसलाने के लिए 10 बीघा दे दिया और बोला ठीक है आप लोग खुश रहो। कई लोग संतुष्ट हो गए, महात्मा गांधी बोले वेरी गुड। कुछ दिन रुके, फिर उसका उन्होंने बाकी के 90 बीघा के लिए आवाज उठाई, फिर इन लोगों ने 10 दिया, फिर बाकी के 80 बीघा के लिए। तो महात्मा गांधी इस तरफ से आजादी की तरफ आगे बढ़े। और कुछ लीडर्स ऐसे भी थे, सुभाष चंद्र बोस, 100 मतलब 100, तो अलग अलग आइडियोलॉजी थी। ये तो खैर बात इधर से उधर चली गई। हम लोग भी 1857 की क्रांति के बारे में बात कर रहे थे। इस 1857 की क्रांति के बारे में आगे जाके बहुत लिखा गया और इस युद्ध से बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने। हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री में क्रांतिकारी आते हैं, चाहे कोई भी हो, भगत सिंह हो, महात्मा गांधी हो, कांग्रेस हो, या फिर जो गदर पार्टी हो, हर कोई कुछ ना कुछ सीखा। सबने कुछ ना कुछ इससे इंस्पिरेशन लिया। सब समझ रहे थे इस चीज को कि ये कहां से फेल हुआ। लोगों ने इस पर रिसर्च किया और उस हिसाब से
अब इसके बाद लोगों ने एक चीज को समझा कि हम अनपढ़ थे, हमें दबा दिया गया। नहीं, हमें पहले सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाने होंगे। हमारे देश की आजादी कुछ ऐसे गया। 1857 का विद्रोह, इट वॉज ए नेचुरल विद्रोह, कोई ऑर्गेनाइज्ड विद्रोह नहीं था, बट वॉज मोर ऑर्गेनाइज्ड देन ऑर्गेनाइज्ड विद्रोह। उस टाइम के हिसाब से अनएजुकेटेड पीपल, लोगों की तरह से एक अनएजुकेटेड इंसान, एक नहीं सॉरी समूह पूरा, एक मतलब बड़ा समूह जो है अनएजुकेटेड लोगों का विद्रोह करता है, जो बिना प्लानिंग के, बिना ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर, लेकिन फिर भी वो विद्रोह इतना सफल होता है। सबसे बड़ी बात ये थी, अगर प्लानिंग होती तो अंग्रेजों का खुद ये कहना था, अंग्रेज नहीं टिक सकते थे। अगर कम्युनिकेशन होता अच्छा, ये एक शॉर्ट कमिंग्स थे, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, आर्म्स की प्रॉब्लम थी इनके पास, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम थी। अवध के राजा नहीं जानते थे झांसी की रानी का क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, बट ये दोनों है एक ही सेट, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। देयर वाज लाइक सिचुएशन कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है भाई। ये विद्रोह चल रहा था 1857 में। एनीवेज, इस तरह से 1857 का रिवॉल्ट हमारा खत्म हुआ। इसके बारे में आप लोग बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह कहीं से भी देख सकते हो ऑनलाइन।